सभी, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे नए लेक्चर में, जहाँ पे मैं कोई टॉपिक तो डिस्कस करने वाली नहीं हूँ, लेकिन एमसीक्यू डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद एक इसमें से कुछ क्वेश्चंस आए हुए भी हैं। ये सिर्फ एक तरह से सैम्पल आप लोग समझ लीजिए। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं दूसरा भी एमसीक्यूज़ का एक सेट ज़रूर लाऊंगी। इसमें सिर्फ 10 से 11 क्वेश्चन है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। In perfectly competitive market, a firm is the price giver and the industry the price taker. Firm is the price taker and industry the price maker. Both are the price taker, none of the above. तो सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है? तो परफेक्ट कंपटीशन ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे नंबर्स ढेर सारे बायर्स एंड सेलर होते हैं, सबको मार्केट की पूरी नॉलेज होती है और जितने भी सेलर होते हैं वो सब लोग होमोजीनियस मतलब एक समान प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो वहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन बी सही है। अ फर्म इज़ द प्राइस टेकर एंड इंडस्ट्री द प्राइस मेकर। मतलब फर्म एक प्राइस इंडस्ट्री एक प्राइस डिसाइड कर देगी कि 20 रुपये में इस प्रोडक्ट को सेल करना है, तो सारे जो फर्म होते हैं उसी प्राइस को अडॉप्ट कर लेंगे और उस प्रोडक्ट को 20 रुपये में ही सेल करेंगे। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। इफ़ अ मोनोपोलिस्ट इज़ प्रोड्यूसिंग अंडर डिक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशन, इंक्रीज अ डिमांड इज़ बेनिफिशियल टू सोसाइटी बिकॉज, इसका राइट आंसर है बिकॉज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉल्स एंड हेंस प्राइस। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक ऐसा कंपटीशन होता है जहाँ पे नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर तो रहते हैं, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन से ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट हो जाता है। मतलब प्रोडक्ट तो सेम रहता है, लेकिन उनके क्वालिटी, डिमांड, प्राइस के बेस पे उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। जैसे एक पेप्सोडेंट कंपनी बनाता है और एक बनाता है कोलगेट, दोनों तो टूथपेस्ट ही हैं, लेकिन उनके ब्रांड, क्वालिटी, प्राइस के बेस पे उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो जाता है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जब जो मोनोपोलिस्ट रहता है वो अपना गुड्स प्रोड्यूस करता है डिक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशन में, और फिर उसका डिमांड जो होता है वो बढ़ने लगता है, तो उस डिमांड बढ़ने लगता है तो फिर उसको अपना आउटपुट भी बढ़ाना पड़ेगा। डिमांड को पूरा करने के लिए उसको ढेर सारा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तो जो उसका पर यूनिट कॉस्ट होता है फिर वो कम हो जाता है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उससे फॉल्स हो जाता है। और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है प्राइस भी किसी प्रोडक्ट की कम हो जाएगी। जब प्राइस कम होगी तो वो हमारे लिए या सोसाइटी के लिए बेनिफिशियली होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं। व्हेन द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ ग्रेटर देन यूनिट द कमोडिटी ऑफ अ लग्जरियस गुड। जब एक ऐसा केस होता है कि जब इनकम इलास्टिसिटी मतलब होता है कि किसी भी इनकम में कितना चेंज हो रहा है और फिर उसका इफेक्ट डिमांड पे क्या पड़ रहा है, तो जब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जब डिमांड जो होता है वो यूनिटी से ज़्यादा हो जाता है, वो किस गुड्स के कंडीशन में होता है, तो वो लग्जरियस गुड्स के कंडीशन में होता है। और लग्जरियस गुड को ही हम लोग इन्फीरियर गुड्स कहते हैं, सुपीरियर गुड कहते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, आप लोग देख लीजिए। अ पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज एसोसिएटेड विथ नॉर्मल गुड्स। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नॉर्मल गुड्स का होता है, और जब होता है जब इफ़ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, किसी वस्तु की इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब एक से कम होती है तो वो नेसेसिटी गुड का होता है, और जब एक से वो ज़्यादा हो जाती है तो वो लग्जरियस गुड्स का होता है या फिर सुपीरियर गुड्स उसको बोलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा मार्जिनल कॉस्ट इज़ लेस देन द एवरेज कॉस्ट व्हेन एवरेज कॉस्ट फॉल विथ एन इंक्रीजिंग इन आउटपुट। मार्जिनल कॉस्ट जो होता है वो कब एवरेज कॉस्ट से कम होता है? ऐसा तब होता है जब एवरेज कॉस्ट का जो आउटपुट होता है वो बढ़ता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, इसमें ग्राफ में देखेंगे कि ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट का कर्व है, ये एवरेज कॉस्ट का कर्व है, और ये मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट का कर्व है, और ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट है। यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट है जो एवरेज कॉस्ट से यहाँ पे तो ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे देखिए एवरेज कॉस्ट से कम है, तो ये बात हुआ। अब नेक्स्ट चलते हैं। इन इम्परफेक्ट कंपटीशन जस्ट परफेक्ट कंपटीशन का अपोजिट होता है। इम्परफेक्ट कंपटीशन में के पार्ट ही हैं मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली और डुओपोली। तो इन इम्परफेक्ट कंपटीशन टोटल रेवेन्यू राइजेज एट डैश आउटपुट लेवल एंड देन डैश। तो इसका राइट आंसर है और डिक्रीजिंग रेट एंड देन फॉल्स। इन इम्परफेक्ट कंपटीशन टोटल रेवेन्यू राइजेज और डिक्रीजिंग रेट, मतलब जो टोटल रेवेन्यू होता है वो डिक्रीजिंग रेट से राइजेज होता है। इसका ये मतलब हुआ कि जैसे पहले किसी प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो 200 है, फिर 240 हो गया,
फिर आपका 220 हो गया, फिर 200 नहीं 200 सॉरी, देखिए पहले जैसे आपकी किसी प्रोडक्ट का प्राइस 240 है, फिर आपका हुआ 250, फिर आपका हुआ 255, फिर आपका हुआ 200। तो ये देखिए जैसे पहले आपका 240 है, फिर बढ़ तो रहा है 250 हो रहा है, लेकिन इनके बीच में डिफरेंस है 10, फिर 255 हुआ, बढ़ा तो लेकिन इनके बीच में डिफरेंस है 5, मतलब ये देखिए इसका डिफरेंस कम हो रहा है। एक बार 10 के स्पीड से बढ़ा, लेकिन दूसरी बार जो बढ़ा उसका डिफरेंस जो हो गया कम हो गया 5 की स्पीड से, तो इसी को कहते हैं डिक्रीजिंग रेट। तो जो इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में टोटल रेवेन्यू जो होता है वो बढ़ता तो है, लेकिन एक डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, और एक मैक्सिमम लेवल तक बढ़ने के बाद फिर वो क्या होता है, घटना शुरू हो जाता है, ऐसे हो जाता है, ऐसे बढ़ता है, फिर ऐसे घटना शुरू हो जाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये उसका ये जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया मोनोपोलिस्टिक वाला, ये उसका आपका एक्सप्लेनेशन है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इन इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्जिनल रेवेन्यू फॉल्स एट ट्वाइस द रेट देन द फॉल्स इन एवरेज रेवेन्यू। मतलब इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में मार्जिनल जो रेवेन्यू होता है वो दुगनी गति से, दुगने ट्वाइस रेट से एवरेज रेवेन्यू के कंपैरिजन में कम होता है। जितने ही गैप से एवरेज रेवेन्यू कम होगा उसका ठीक दुगने तरीके से, दुगना उसका कर देंगे, ट्वाइस रेट से मार्जिनल रेवेन्यू हमारा कम होता है। जितना एवरेज रेवेन्यू कम होगा उसके ट्वाइस रेट से दुगने गति से मार्जिनल रेवेन्यू कम होता है इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। अब नेक्स्ट चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट आप जानते ही हैं क्या होता है, तो उसमें पूछ रहा है इसमें से क्या सही है, तो हम नीचे से पढ़ना शुरू करेंगे। मार्जिनल रेवेन्यू इज कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट, एवरेज रेवेन्यू इज कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट, टोटल रेवेन्यू राइजेस कंटिन्यूअसली एट अ कांस्टेंट रेट। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट जो होता है वहाँ पे टोटल रेवेन्यू जो होता है वो बढ़ता तो है, लेकिन एक कांस्टेंट रेट से बढ़ता है। जैसे कि पहले 200 हुआ, फिर पहले 20, 30, 40, 50, मतलब बढ़ तो रहा है, लेकिन इनके सारे के बीच में डिफरेंस जो है वो आपका 10 ही है। तो एक कांस्टेंट रेट से जो होता है वो टोटल रेवेन्यू बढ़ता है। अब हम नेक्स्ट चलेंगे, अब परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म विल ऑलवेज एक्सपेंड आउटपुट एज लॉन्ग एज, तो इसका आंसर राइज मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस दैन द एवरेज कॉस्ट, राइज मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस दैन द मार्जिनल रेवेन्यू, राइज मार्जिनल कॉस्ट इज less than the marginal revenue, और rise marginal cost is less than the price। तो इसका आंसर यहाँ हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो फिर इसका आंसर निकालेंगे। अब परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट फर्म विल ऑलवेज एक्सपेंड आउटपुट एज लॉन्ग एज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चॉइस। मतलब एक परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तब होता है जब मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू सेम होता है, और अ प्रॉफिट सीकिंग फर्म शुड कीप एक्सपेंडिंग प्रोडक्शन एज लॉन्ग एज, जब मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा हो जाता है तो हमारा जो परफेक्ट कंपटीशन में प्रोडक्ट होता है या फिर फर्म होता है वो एक्सपेंड करने लगता है, वो बढ़ने लगता है। तो इसका राइट आंसर ये है। अब इसमें से मार्जिनल रेवेन्यू इज़ मोर देन मार्जिनल कॉस्ट। अब इसमें से हम लोग देखेंगे तो राइज मार्जिनल कॉस्ट इज़ लेस देन द एवरेज कॉस्ट, ये नहीं है, ये नहीं है। राइजिंग मार्जिनल कॉस्ट इज़ लेस देन द एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, और राइजिंग मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन द प्राइस, नन ऑफ द अबव। तो इसमें नन ऑफ द अबव इसलिए है क्योंकि इसमें राइजिंग मार्जिनल कॉस्ट है, जो मार्जिनल कॉस्ट होता है वो बढ़ रहा है, लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू जिस स्पीड से बढ़ रहा है उससे कम। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ मार्जिनल रेवेन्यू जो रहता है वो मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा रहता है, तो तब फर्म एक्सपेंड करती है, फर्म बढ़ती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। अब a perfect competitive industry becomes a monopoly with the same cost condition, it will not now sell। मोनोपोली मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे सिर्फ एक सेलर रहता है, सिंगल सेलर, एंड मल्टीपल बायर रहते हैं। सिंगल सेलर जो रहता है वो एक ही रहेगा, लेकिन आपके बायर जो रहते हैं वो ढेर सारे रहेंगे। तो ऐसा मार्केट जहाँ पे सिर्फ एक सेलर रहता है और ढेर सारे बायर रहते हैं तो
उसको मोनोपोली कंपटीशन कहते हैं या मार्केट कहते हैं। जैसे मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में एप्पल का एग्जांपल दिया था कि एप्पल कंपनी सिर्फ दुनिया में एक है और एप्पल के फ़ोन खरीदने वाले बहुत लोग हैं, तो ये मोनोपोली हो गया। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जो होता है वो कब मोनोपोली मार्केट बन सकता है, वो कब बन सकता है, इसको जानने के लिए पहले हम लोग एक बात जान लें कि मोनोपोली, क्योंकि मोनोपोली कंपटीशन में सिर्फ एक ही व्यक्ति सामान बनाएगा और तो जब सामान बनाता है तो उसका डिमांड बढ़ेगा, वह सप्लाई कम होगा। सप्लाई कम होता है, क्यों कम होता है? क्योंकि जो सप्लाई कम होगा, क्योंकि सप्लाई कम क्यों होता है? क्योंकि प्रोडक्शन भी कम हो जाता है, और जब प्रोडक्शन कम होगा तो उसकी प्राइस जो होती है उसको बढ़ा देते हैं। तो अ लार्ज आउटपुट एट अ हायर प्राइस, ये नहीं है। अ लार्ज आउटपुट एट अ ओल्ड प्राइस एंड अनचेंज आउटपुट एट अ हायर प्राइस, ये भी नहीं है। और रिड्यूस्ड आउटपुट एट अ हायर प्राइस, देखिए यहाँ पे आउटपुट आपका प्रोडक्शन कम हो रहा है क्योंकि सप्लाई कम हो गया है, और चूँकि सप्लाई कम होने से प्रोडक्शन कम हो गया है तो उसकी जो प्राइस है या कॉस्ट है वो भी बढ़ गई है। तो इसका आपका राइट आंसर ये होगा, ये आपका राइट आंसर होगा। और रिड्यूस्ड आउटपुट एट अ हायर प्राइस पे ही परफेक्ट कंपटीशन इंडस्ट्री जो होता है वो मोनोपोली बनता है सेम कॉस्ट कंडीशन पे। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब है लास्ट है ये, अ डिमांड कर्व इज़ अ बाउंड्री कॉन्सेप्ट बिकॉज इट सो। डिमांड कर्व एक ऐसा कर्व होता है जिसको देख के हम ये बता सकते हैं कि प्राइस के घटने, किसी भी वस्तु के या गुड्स के प्राइस के कम होने या बढ़ने का डिमांड पर कितना इफ़ेक्ट पड़ रहा है। जैसे आप देखेंगे जब किसी वस्तु की प्राइस बहुत कम रहती है, जब उसका डिमांड बहुत बढ़ जाता है तो उसकी प्राइस कम कर दी जाती है क्योंकि सप्लाई भी कम हो जाता है। तो ऐसा कर्व जो हमें ये बताता है कि किसी भी वस्तु का प्राइस घटा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए तो उसका डिमांड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो ये डिमांड कर्व होता है। अब डिमांड कर्व इज़ अ बाउंड्री कॉन्सेप्ट दैट बिकॉज इट शो, वो क्या शो करता है? एक बाउंड्री कॉन्सेप्ट है जो शो करता है द मैक्सिमम प्राइस एंड मिनिमम क्वांटिटी। मतलब प्राइस जितना ही किसी प्रोडक्ट का बढ़ जाएगा तो मिनिमम क्वांटिटी हो जाएगी। जैसे ये है ना, तो प्राइस जितना भी बढ़ जाएगा तो उसकी क्वांटिटी आपकी मिनिमम हो जाएगी। जैसे ये है, प्राइस ज़्यादा है तो क्वांटिटी मिनिमम है। प्राइस थोड़ा कम हुई तो प्राइस क्वांटिटी आपका थोड़ा बढ़ा, प्राइस एकदम कम हो गई तो क्वांटिटी आपका ज़्यादा हुआ। तो द मैक्सिमम प्राइस और मिनिमम क्वांटिटी। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे भी प्रेस कर लीजिए, बेल जैसा भी बना है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे भी प्रेस कर लीजिए। हंसते रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करिए, अपनी पढ़ाई को करते रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, अच्छे से टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को ये MCQ का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं और भी जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आप बोलेंगे, कॉमर्स से ही रिलेटेड, तो मैं ले आऊँगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।